हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका मैथ अकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर नवोदय में पूछे जाते हैं। तो आपको इन हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो निश्चित तौर पर इसको इस तरह के क्वेश्चन आपको नवोदय एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और बने रहना अंत तक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहले व्यूअर हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि हमारे द्वारा जो 3 या 4 दिन का जो एफर्ट है यानी प्रयास है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं फिर बिना देर किए क्वेश्चनों को। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को पहले आपको ट्राई करना देखते हैं। निम्न में से क्या इसके समतुल्य है? तो यहाँ पर ये दे रखा है, एक संख्या दे रखी है और उन्होंने ये कहा है कि यह किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो प्रतिशत में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन हमने अक्सर देखा है। बहुत सारे पेपरों को एनालिसिस करने के बाद ये पाया है कि इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलो फिर देखते हैं कि किस तरह से एक संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं। यहाँ पे 10.01 है, ये संख्या है, ये किसके समतुल्य है। समतुल्य मतलब ये किसके बराबर है और प्रतिशत में बदल के आंसर दे रखा है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस 10.01 में 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों जब दशमलव कटता है तो नीचे कितना आ जाता है, 2 स्थान पर दशमलव है तो 2 जीरो आ जाएंगे एक के पीछे। ऐसा क्यों होगा, ये एक कहाँ से आ गया? तो बच्चों देखिए, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि इस संख्या के नीचे कुछ नहीं था तो एक था। ठीक है, जब भी जितने स्थान पर दशमलव होता है उतने जीरो आ जाते हैं। तो 2 स्थान पर दशमलव है, 1 और 2, यहाँ पर दशमलव है यानी 2 स्थान बाद है तो कितने जीरो आएंगे, 2। और इस 100 से ये 100 कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो प्रतिशत के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, राइट ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है बच्चों, ये दशमलव कट गया और आंसर आ चुका है। तो बच्चों जानते हो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा उस चीज़ को देख लेते हैं। बच्चों किसी भी संख्या को अगर दशमलव के में चेंज करना है, जैसे हमने बोला 2 एक संख्या है, ये किसके समतुल्य है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है प्रतिशत में, तो 200 के बराबर है, 200% है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यह प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 200%। इसके विपरीत अगर हम ये कहें, यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये किसके समतुल्य। देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हम बता रहे हैं आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं हर संभावना जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बोला कि 10.1% किसके बराबर है। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या करना है, ये किसके बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत के चिन्ह को रिमूव करना होगा, मतलब इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना होगा। जब हम इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे प्रतिशत का चिन्ह को लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया है और हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा सीधा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 10.01 किसके समतुल्य है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, इस प्रतिशत को चिन्ह हटाएंगे तो हमें क्या करना रहेगा, 10.1 में अगर हम 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। जब हम 100 से भाग देंगे तो दशमलव जो है 2 स्थान इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 स्थान इधर आ जाएगा। गुणा करते हैं तो दशमलव इस तरफ जाता है और भाग देते हैं तो दशमलव इस तरफ आता है। तो 2 जीरो है तो 2 स्थान दशमलव इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये दशमलव कहाँ पे रिमूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.101। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट बेस आपके क्वेश्चन
देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपया है। बच्चों यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है, कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। और यहाँ पर हमें ये समझना है आपको किस धन का, यानी धन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल बच्चों हमेशा कितना होता है? 100% होता है। आपको निकालना है 100%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो, और यहाँ पर ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है? 300। बच्चों ये 300 जो दे रखा है वह ब्याज कितने वर्ष का? 3 वर्ष का 10 की दर से। इसका मतलब 1 वर्ष का 10% लग रहा है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 30%। तो प्रतिशत में ये कितना है? 30% बराबर इतना है। 3 से काट देंगे इसको और 1 0 से 1 0 कटेगा, तो ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 10 30, 30 से 10 बार कट गया, यानी 1% बराबर कितना आ गया? 1% बराबर है 10। ठीक है बच्चों, तो 1% 10 आ गया, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना? 100%। बच्चों अगर आपको 1% पता है तो 100% निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर ये पता चल गया कि आपका 1% बराबर है 10। तो अब तुम कितना भी निकाल सकते हो, हमें निकालना था प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100%। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर आ गया 10 का गुणा करने के बाद 1000। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। आपको निकालना था प्रिंसिपल, यानी किस धन की बात, यानी उस धन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ब्याज दे रखा था, और ब्याज जो होता है वो दर और समय का गुणा के बराबर होता है। ठीक है, इन चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया। चलो नेक्स्ट पेज पे और इसकी डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर हमने ये बताया कि जो ब्याज होता है, ब्याज कितना दे रखा है? 300। 300 जो ब्याज है वो किसके बराबर था? दर इंटू टाइम। दर कितनी थी? 10 की। और समय कितना है बच्चों? समय है 3 वर्ष। प्रतिशत में है ये बच्चों सब कुछ, दर प्रतिशत में होती है, तो टाइम 3 वर्ष था। तो ये कितना हो गया सॉल्व करने के बाद? 30%। 30% बराबर है 300। तो 30% बराबर जब 300 है तो 1% बराबर कितना होगा बच्चों? जल्दी से बताएंगे तो आप करेंगे कि 330 से डिवाइड करेंगे 300 में, तो 1% बराबर आ गया था हमारा 10। अब जो हमने बताया था जो प्रिंसिपल होता है 100% होता है, जिसका 1% बराबर है 10, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, जब हम एक साइड पे गुणा करते हैं तो दूसरी तरफ भी उतने का करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें सीखी कि यहाँ पर आप ये चीज़ें जान चुके हैं कि जो प्रिंसिपल होता है, जिसे हम मूलधन कहते हैं, वो हमेशा कितना होता है? 100% के बराबर होता है। ठीक है, मूलधन 100%, दर प्रतिशत के फॉर्म में होती है, यहाँ पर 10% दे रखा था। ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। और अमाउंट हमेशा बच्चों क्या होता है? अमाउंट मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है, और दर जो होती है, जो ब्याज होता है, वो समय इंटू दर का गुणा होता है। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी हमारा सहयोग करना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इस तरह क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। किसी संख्या में 119 से भाग देने पर
शेषफल 65 रह जाता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चों एक संख्या है, मान लेते सपोज x है, अगर हम इसमें किससे भाग देते 119 से भाग देते तो हमारा जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है 65। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि उसी संख्या में अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन कि एक संख्या किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, अगर उस संख्या में 17 से भाग या किसी अन्य संख्या से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, शेषफल में ही भाग दे देते हैं। शेषफल में किससे भाग दे देते हैं, उस संख्या से जिसकी बात हो रही है। तो हमारा जो शेषफल है वो 65 है। 65 में जब हम 17 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17×3 = 51। 3 बार जाएगा और बचेगा हमारे पास 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 14 बचेगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी कि जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है किसी संख्या से, तो उसका जो शेषफल होता है उसी संख्या में मुझसे भाग दे देते हैं। जो भी बचता है, भाग देना तो आसान है। 65 में किससे भाग देना था, 17 से। 17×3 3 बार गया, यहाँ पे 51 लिखा, इसका जो शेषफल है वही आंसर कहलाएगा। इसका आंसर आ गया 14। राइट आंसर हो गया इतना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है। बच्चों जो शंकु की त्रिज्या है बाद में क्या कर दिया, 10% बढ़ा दी जाती है उसकी त्रिज्या को। तो नए शंकु और पहले शंकु का आयतन में अनुपात क्या होगा। तो शंकु का जो आयतन होता है बच्चों क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr³। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, बस इससे काम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर कहा है उन्होंने कि क्या कहा है, बढ़ा दिए। तो हम पहले तो अनुपात निकाल लेते हैं बढ़ाने वाले का, 1/3 πr³। ठीक है, ये मान लेते हैं 2 है त्रिज्या बढ़ी हुई के लिए। ठीक है, बढ़ा दिए मतलब त्रिज्या कुछ अलग हो गई, 1/3 πr³ ये पहले की त्रिज्या रही। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉमन चीज़ है, कुछ कॉमन चीज़ें कट जाएंगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं नीचे। हमारे पास बच्चा है क्यूब, किसका बच्चा है, R2/R1 का क्यूब। ये अनुपात है किसका, आयतन का। ठीक है, शंकु के आयतन का अनुपात है। बच्चों अब जो त्रिज्या थी, पहले जो भी त्रिज्या रही होगी वो क्या है, 100% है। क्या है, 100% है। और 10% बढ़ा दी, बाद में कितनी हो गई, 110% हो गई हो। बस इससे कर लेंगे। बच्चों जो भी त्रिज्या है उसमें 10% बढ़ा दी, इसका मतलब हमें सिर्फ फोकस करना है कि जो त्रिज्या दी गई थी वो अपने आप में कितनी, 100% थी, बाद में 10% बढ़ा दिए। अब यहाँ पर कोई भी त्रिज्या की वैल्यू दी हो उससे हम क्या मानेंगे, 100% मान लेंगे। बस इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो करते हैं। पहले त्रिज्या हमारी 100 है, 100 लिख दिया, बाद में 10% बढ़ गई है, 10% बढ़ गई है तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। इसका क्यूब है, एक क्यूब है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों क्यूब मतलब 3 बार गुणा है, 11/10 का गुणा कितने बार है, 3 बार। जितनी पावर होती उतने बार गुणा करते हैं। जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 का 3 बार गुणा होता है 1000, 11 का 3 बार गुणा होता है 1131/1000। तो हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, क्योंकि पहले नए शंकु का बाद में पहले शंकु। तो नए शंकु की जो त्रिज्या थी वो कितना हो गया, 10% बढ़ गई, यानी 110% हो गई। और पहले शंकु की त्रिज्या कितनी है, 100%। बच्चों जो भी रही हो वो 100% मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, और इस फॉर्मूले में हमने रख दिया। उम्मीद करते हैं इस तरह क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बच्चों आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। अब देखिए बच्चों आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूज क्या किया जा रहा है कि आपको त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है,
अब त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उस वैल्यू को लेके, इसलिए आप ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू है वो पहले कितनी है 100% है, बाद में बढ़ा दे या घटा दे। बढ़ा दिया है तो कितना हो गया 110% हो गई। अब उन्होंने बोला है 110 का 100 से अनुपात, मतलब बात का नए मतलब बात का पुराने से अनुपात है, तो इनका जो अनुपात है वो कितना आ रहा है 110/100। बस इसको समझना था, ये कट गया था। और जो त्रिज्याओं का क्यूब होता है, आयतन में क्या बताया था हमने, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर क्यूब। अनुपात में ये वैल्यू कांस्टेंट काट दी थी हमने, सिर्फ क्यू है तो इसका क्यूब कर देंगे, सीधा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर बच्चों एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग, ये मान लेते एक वर्ग है और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है जो कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना के बना हुआ अंदर की तरफ, ठीक है। उसका जो बीच में बना हुआ है, यहाँ पर एक वर्ग इसके अंदर बना हुआ 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अंदर की तरफ 1 मीटर दूरी पर एक और बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों हमें बाहर का क्षेत्रफल तो पता है, बाहर का क्षेत्रफल कितना है 100, ठीक है। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, भुजा। जैसे मान लीजिए इसका भुजा ए है, तो अगर भुजा निकाल ली तो भुजा ए का स्क्वायर क्या है 100 है। तो ये 100 जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है अंडर रूट आ जाता है, तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 है। तो हमारी जो बाहर की भुजा आ गई, बाहर वाले की भुजा कितनी है 10 है, ठीक है, 10 है। तो यहाँ पे बच्चों 1 मीटर इधर ले लिया, 1 मीटर इधर से ले लिया, तो जो अंदर बचा है वो कितना बचेगा 8 बचेगा। क्योंकि बच्चों देखिए 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, दोनों तरफ से 1-1 मीटर, ये 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर गैप है, तो हमारा ये पूरा 10 था, तो अब बचेगा 8 है। ऐसे इधर 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, तो 2 मीटर कम हो जाएगा, इधर ऐसे में 10 था तो ऐसे में 8 बचेगा। बच्चों इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 है। अब समझ में आ गया कि बाहर का जो क्षेत्रफल था वो था 100, अंदर का जो क्षेत्रफल वो है 64। अगर अंदर के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा चारों तरफ, तो जब 100 में से 64 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 36 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 माइनस 64। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। क्या कहा है उसको देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि जो बाहर है उसका क्षेत्रफल कितना है 100 है, और क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, यानी भुजा कितनी आ गई हमारी 10। निकाल सकते हैं बच्चों, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100, ठीक है। बच्चों आपको पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट क्या चढ़ जाता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो ये बच्चों बाहर की भुजा आ गई, बाहर की भुजा आ चुकी है 10, तो अंदर की भुजा आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए इधर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, इधर 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर इधर 1 मीटर, तो अंदर की भुजा कितनी आ जाएगी 8 है। 8 भुजा आ गई तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, भुजा का स्क्वायर यानी 64 है। अंदर वाले का 64 आ गया, बाहर वाले का 100 है। जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, इस वाले भाग को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारा इस वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा जो रास्ता पूछा था। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, 30 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी है 30 किलोमीटर की, चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब यहाँ पर ना तो अभय की चाल पता है ना ही समीर की, बस ये दे रखा है कि अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। किसे लग रहा है, अभय को। इसका मतलब अभय की चाल कम है। अभय की चाल हम x मान लेते हैं और समीर की मान लेते हैं y है, तो इसमें अभय की चाल कम है क्योंकि समय अधिक लग रहा है। बच्चों अगर देखिए चाल जो होती है वो समय का प्रतिलोम होती है, यानी समय का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल बढ़ेगी
तो समय घटेगा। उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो इसे बोलते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है, चाल और समय का उल्टा होता है, ठीक है। चलो समझ आ गया। इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको करेंगे। पहली शर्त में ये कहा है कि अभय की चाल जो है समीर से कम है। इनडायरेक्टली कहा है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अभय को समय अधिक लग रहा है। समय अधिक लग रहा है इसका मतलब इसकी चाल कम है, पहली शर्त है। फिर बोला है यदि अभय अपनी चाल को दुगना कर दे। अभय ने अपनी चाल को पहले x था, अब दुगना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। दुगना कर दे तो समीर से 1 घंटा कम लेता है। तो अब देखिए समीर से कम ले रहा है, इसका मतलब अब इसकी चाल ज़्यादा हो गई समीर से। तो ये दो कंडीशन थी, इसको समझ लिया होगा कि अगर चाल को बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा, ठीक है। समय कम लग रहा है, चाल बढ़ा दिया तो समीर से 1 घंटा कम लग रहा है। अब यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है समय, यहाँ पे भी समय दे रखा है, यहाँ पे भी समय दे रखा है, और यहाँ पे ये जो दे रखा है वो चाल है। तो क्या आप चाल से दूरी और चाल से समय निकाल सकते हैं? फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी वटे चाल। ये बात समझ आ गई। चलो इससे हमें करना है, थोड़ा सा इसको आगे पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि जो दूरी है वो कितनी है, 30 की है। तो पहले यहाँ पे पहली शर्त थी कि जो समीर की जो चाल हमने x मानी वो कम है अब ऐसे इससे, ठीक है। ये दोनों की चाल है, तो दूरी वटे चाल यानी x है, और समय का अंतर, अंतर मतलब माइनस है, दूरी वही है बटे चाल। कितना दे रखा है समय का अंतर, 2 घंटे। 2 घंटे अधिक लेती है, मतलब ये 2 घंटे अधिक ले रहे हैं, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना लगेगा, 2 घंटा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं अभय 4 घंटा लेता है तो समीर कितना ले रहा होगा, 2 घंटे ले रहा होगा, क्योंकि अभय जो है 2 घंटे अधिक ले रहा है, यही का है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब देखते हैं आगे। पहली शर्त से हमने एक इक्वेशन बना ली। दूसरी शर्त में कहा है कि अभय ने अपनी चाल को दुगना कर लिया, पहले x था अब 2x हो गया, और तो ऐसा करने से इसकी चाल अधिक हो गई है तो समय कम लगेगा, ठीक है। अब देखना ये समय अधिक ले रहा है क्योंकि इसकी चाल क्या है, कम है। तो अब की बार में वही दूरी समीर y की चाल से कर रहा है और अभय ने स्पीड बढ़ा ली यानी समय कम लग रहा है, तो ये 30 की दूरी 2x की गति से कर रहा है, तो इनका जो समय का अंतर वो कितना है, 1 घंटा है। थोड़ा बैक साइड पे आते हैं, देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर चाल को दुगना कर दे तो 1 घंटा कम लेता है। चाल दुगना कर दी तो इसका मतलब ये हो गया कि अभय की चाल अधिक है तो इसे कम समय लगेगा और इससे अधिक समय। तो हमेशा बच्चों जो अंतर निकलेंगे वो अधिक में से कम करेंगे, ठीक है। समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 घंटे का अंतर दे रखा है, ठीक है। समझ आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि इन दोनों को अगर जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली संख्या माइनस की है और यहाँ पर ये संख्या प्लस की है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये संख्या से ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक। समझ आ गया। तो यहाँ पर ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, जब हम इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। प्लस वाली संख्या 30/x, ये लिख दिया 30/x, माइनस में ये लगा होगा ये 30 कितना है, 2x है, और ये बराबर कितने के हैं, 3 के, क्योंकि 2 और इनको जोड़ा है। समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। चलो थोड़ा ऊपर की तरफ चलते। यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले को जोड़ा, तो ये माइनस की संख्या प्लस की संख्या कट जाती है, ये वाला संख्या को बची हुई उनको इसमें से इसको माइनस करना, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। देखिए भिन्न वाले सवाल को हल करने के लिए हमने क्या कहा था कि नीचे एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 60,
नीचे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे 2x, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। माइनस में कितना है 30 है, बराबर कितना है 3 है। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। इसका इससे गुणा होगा तो होगा 6x, बराबर कितना मिल रहा है बच्चों, 60 में से 30 गया, 30 बचे। x बराबर कितना आ गया 5 है। तो यहाँ पर जो अभय की चाल आ गई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर पूछी थी अभय की चाल कितनी होगी, तो अभय की चाल हमारी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों इसमें हम ये भी पूछ सकते थे कि समीर की चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई, चाल पता चल गया तो हम उसका समय निकाल सकते हैं। तो देखिए दूरी कितनी थी बच्चों 30 किलोमीटर, अभय की चाल कितनी है 5 है। तो अभय को समय कितना लगा, अभय को समय लगा 6 घंटे। समझ आ गया, अभय को 6 घंटे समय लगा। हमने जब दूरी में उसकी चाल से भाग दिया तो समय आ गया 6 घंटा। पता है दूरी बटे चाल क्या होता है समय, तो 6 घंटा हमारा किसका समय आ गया, अभय को 6 घंटे लग रहे थे। अब सवाल में ये कहा था अगर वो पूछते कि समीर की चाल क्या होगी तो भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर समीर जो है अभय से 2 घंटे कम ले रहा था, या फिर ये कहिए कि अभय 2 घंटे अधिक ले रहा था, तो समीर कितने घंटे ले रहा है 4 घंटे। समीर की चाल हमने क्या मानी थी, निकल जाएगा। 30 की दूरी y की चाल से चल रहा था, तो इसको इधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेज देंगे तो हमारी जो है किसकी चाल निकल आ जाएगी, समीर की चाल आ जाएगी। y मानी थी समीर की चाल, इस 4 को इधर भेज दिया और y को इधर भेज दिया, तो 30 बट्टे क्या हो जाएगा 4, 7 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो समीर की अगर चाल पूछते तो आ जाती 7.5 है। ठीक है, समझ आ गया। देखिए क्वेश्चन में ये कहा था ना, देखो क्वेश्चन में साफ कहा है कि समीर जो है अभय समीर से 2 घंटे अधिक ले रहा है। अभय कितना घंटे ले रहा है 6 घंटे, तो समीर कितना ले रहा होगा 4 घंटे, क्योंकि अभय 2 घंटे अधिक ले रहा है। तो बस यहीं से सॉल्यूशन हो जाता था। अगर वो समीर की पूछते तो राइट आंसर ही आ जाता है। ठीक है, 4 घंटे लग रहा है उसी कितनी दूरी तय करने में, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो क्या आप नहीं निकाल सकते चाल, है ना। इसको इधर भेज दीजिए तो चाल y मानी, तो 4 से भाग देने से सीधा आ जाएगा। तो हमने एक चीज़ और सीखी इसमें, वो क्या है बच्चों, सीखते जाइए। यहाँ पर 4 घंटे में कितने दूरी तय करना है 30 किलोमीटर की। बच्चों जो चाल होती है वो पर घंटे में निकाली जाती है। ठीक है, 1 घंटे में निकालना है, 4 घंटे में 30 है तो 1 घंटे में क्या करना पड़ेगा, 30 में 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर है 7.5 आ गया। तो ये भी सही है कि 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर जाती है। तो इसको 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर को क्या बोलते हैं, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इनको समझना होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर कहा है कि 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया अभी तक एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ मॉडल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस है। तो यहाँ पर बोला है कि निकटतम सैकड़ा में क्या मान होगा इसका, निकटतम सैकड़ा में। तो ये बच्चों बताइए, ये जो सैकड़ा होता है 100 को बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो 496 वो किसके पास है, तो आप कहोगे 500 के पास है। कैसे पता चला, चलो देखते हैं। सैकड़ा में बताना था, बहुत अच्छे से समझेंगे तभी जाके आप क्वेश्चनों को सही से कर पाओगे। सैकड़ा में जैसा ये वैल्यू को हम क्या कहाँ पर देखेंगे, 400 और 500 के, तो ये संख्या किसके पास है सैकड़ा में, 400 के पास है कि 500 के। तो आपको दिख रहा है कि ये 500 के पास है, तो हम इसको क्या मानेंगे 500। अब दूसरी संख्या है 318, किसके 318, और इधर कितना 400। तो ये संख्या अगर हम कहेंगे कि 318 किसके पास है, तो आप कहेंगे 300 के पास है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 300।
और इन्होंने बोला है कि इनका योग जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 800। तो एक सैकड़ा में 800 के करीब है। ठीक है बच्चों, ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किसके पास है? बच्चों देखिए, सीधा बीच में जो होगा वो 450 होगा। अगर 4 के बाद वैल्यू 5 से बड़ी है तो वह इधर चला जाएगा, और 5 से छोटी है तो वैल्यू इधर आ जाएगी। बस इतना डिसाइड करना था। जैसे देखिए 3 के बाद है 1 है, अगर ये 350 होता तो ये बीचों बीच होता, ना तो इधर कह सकते ना इधर। अगर ये 51 होता 351, तो वैल्यू किसके पास हो जाती? 400 के पास हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा सैकड़ा में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा? बच्चों जब एक का पता होता है तो अनेक का निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एक से अनेक का निकालना तो गुणा करते हैं। एक संतरा कितने का आ रहा है? एक संतरा आ रहा है 2.5 रुपया, यानी 2.50 पैसे। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर 3.5 दर्जन में संतरों की संख्या कितनी? एक दर्जन में होता 12, तो 3.5 दर्जन में कितना होगा बच्चों? तो वैसे तो करेंगे 3 दर्जन में होगा 12 3 36, और आधा दर्जन में कितना होगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 42 संतरे। एक संतरे की कीमत इतनी है तो 42 संतरे के कितने होंगे? तो 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 का इससे 0 से करेंगे 0, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4 और 1 5 है। मल्टीप्लाई 4 का करते 0, 4 पंचे 20, 0, 4 दूनी 8, 2 10। इस तरह से तुम्हारा आंसर आ चुका है 0 0 5 0 1। 2 स्थान बाद दशमलव था, तो हमारा आंसर आ चुका है 105। कितना आ चुका है? 105। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ आ गया बच्चों? तो हमने इसमें क्या सीखा है कि जब हमें एक का पता होता है तो अनेक का निकालने के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, एक संतरे का मूल्य पता था तो हमें 3.5 दर्जन में संतरों की संख्या पता होना चाहिए। एक दर्जन में कितने होते बच्चों? 12 संतरे। एक दर्जन में कितने होते? 12 संतरे। यहाँ पर 12 संतरे 3.5 दर्जन मतलब 3.5 का गुणा। तो हम जब इसको करेंगे तो गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, हासिल आएगी 6, बात दिया 36, 36 और 42, एक स्थान पर दशमलव, तो 42 संतरों की कीमत पूछा है। ठीक है, तो एक संतरे से अनेक का निकालना है, तो एक संतरे का 2.5 है तो 42 का कितना होगा? 2.5 से गुणा कर देंगे, आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिन 9वां क्वेश्चन, किसी दिन 6:14 6:14 दिन रात के 8 बजे तक घंटे और मिनटों की संख्या कितनी होगी? समझ आ रहा है? तो 6 बजे से मान लेते हैं आपने कोई काम शुरू किया, तो यहाँ से दिन के 6 बजे से रात दिन में 12 भी बजे होंगे, तो हमें 12 बजे तक का समय निकालना होता है। 12 बजे तक का समय कितना है? 6 बजे से स्टार्ट किया तो 12 बजे तक में कितना समय है? तो यहाँ पर क्या करोगे? 12 को क्या बच्चों हमें लिख सकते हैं 11:60। 11:60 क्या है? 12 के बराबर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 11:60 को हम क्या कहते हैं? 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 में से जब हम इस वाले समय को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? 12 बजे तक का समय निकल आएगा, जो कि हमें निकालना है। उसके बाद तो 8 घंटे, आपको पता ही है 12 बजे के बाद 8 घंटे 2 मिनट को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो फिलहाल 6:14 घटा देंगे। ये मिनट में चेंज क्यों किया? क्योंकि ये वैल्यू मिनट में दे रखी, तो हमें 12 को भी क्या करना पड़ेगा? मिनट में चेंज कर लेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाता है, 6 बचता है, 10 माना तो 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो हमें 5 घंटे 46 मिनट पूरे लगते हैं। ठीक है, 5 घंटे 46 मिनट, ये कब तक का समय? दिन के 12 बजे तक का। इसके बाद 8:02 तक का समय निकलना, तो इसमें 8:02 को जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 48 मिनट आ गया, और इधर 13 घंटे आ गया। तो 13 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन में देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, 13 घंटे 48 मिनट।
बच्चों इसमें सीखना क्या था, ये सीखना था जो भी समय दिया होता है उसे हमें, जैसे सुबह के 6 बजे से आपने कोई काम शुरू किया या 6:16 पर कोई काम शुरू किया और आपने सिर्फ 12 बजे तक ही काम किया। कितने बजे तक? 12 बजे तक। तो 12 बजे तक कितने घंटे काम कर लिया होगा आपने? तो क्या करोगे, तो 12 को हम लिखेंगे 11:60, उसमें से 6:16 को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 मिनट। और इधर कितने घंटे? 5 घंटे 44 मिनट ही वर्क किया है। ठीक है, अगर ये 12 बजे का, अगर हम बोलते हैं 12 बजे तक नहीं 6 बजे तक काम करना है, तो हम क्या करते, इसमें 6 घंटे और जोड़ देते। बस ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 दोपहर का समय यानी 12 बजे तक का समय निकालने के लिए 11:60 से माइनस कर देते हैं दिन के समय को, और उसके बाद जो भी समय दिया उसको प्लस कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के देखें तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर समय निकालना है दोपहर तक का तो हम 11:60 से माइनस कर देंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले 11:60 यहाँ पे लिख देना है। जो भी दोपहर का समय दे रखा था, जैसे 6:14 से शुरू किया था, तो यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस करना है। आंसर निकला था 5 घंटे और यहाँ पर 40 मिनट। ठीक है, इसके बाद प्लस करना है किसका, जो बात का समय दे रखा है 8:02 हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको दोहराना है। इसी तरह से आप करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा और आप कभी भी गलत नहीं करोगे। यानी 13 घंटे 48 मिनट जो कि आंसर था तुम्हारा पहला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन को देखते हैं। और एक क्वेश्चन भी आया होगा, इसमें पूछा है कि ये किसके बराबर है, इसका मान निकालना है। यहाँ पर भाग देना है। क्या करना, भाग मतलब क्या होता है, बट्टे, यानी 37.188 में भाग देना है 3.6 से। बच्चों ये दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा, 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि 3 स्थान बाद दशमलव था। ये दशमलव कटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 10। अगर दशमलव काटना आता है तो इसका मान निकाल लोगे आसानी से। चलो देखते हैं इसके बाद है क्या करोगे। यहीं पे सॉल्व कर लेते और देखते हैं। A0 से A0 कट जाता है, इसको 9 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 9 से। इस 100 को हम रखेंगे आखिरी तक, इसको 100 से भाग देना है, यानी 2 स्थान बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक, चलो 9 से काटे, 9 चौके 36, 4 बार कट गया। 9 चौके 36, 1 बचेगा तो हो जाएगा 9 1 9, 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 1 बचा तो 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 1 9, 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, इसे 9 से काट रहे हैं तो 9 3 27, 9 दूनी 18। इस तरह से हमने इसको 9 से डिवाइड किया तो हमारा इतने बार कट जाता है। इसमें 4 से भाग और दे देते, 4 1 4। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 2 संख्या एक साथ लेते तो 0 लग जाता है। 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12। 100 से जब हम इस संख्या को भाग देंगे तो 2 स्थान बाद दशमलव आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको काटना था। काटने के लिए हमने दशमलव काटा और दशमलव के बाद फाइनल इसको डिवाइड किया, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ हम इसके 10 क्वेश्चन और लाएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। उन क्वेश्चनों को आपको देखना है और इस तरह से हम 200 क्वेश्चन या उससे प्लस क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में संभावना बनती इस तरह क्वेश्चन आते हैं, यानी रिपीट होते हैं इस पैटर्न पर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ तुरंत ही जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू बने रहेंगे। आपको बस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सके। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।